गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास हिंदी मीडियम के लिए, हमने जो 7th चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो बच्चों, अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके उसके बारे में एक बार बात करते हैं। अभी तक हमने इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था ओरस्टेड के प्रयोग। क्लियर बच्चों, ये वाला हमने कल बात की थी। दूसरा हमारा जो टॉपिक था जिसके बारे में हमने बात की थी वो था चुंबकीय क्षेत्र, जिसका आपने F बराबर QVB ये हमने कैलकुलेट कर चुके थे, और यहाँ से हमने B इक्वल टू F/QV ये भी हम ज्ञात कर चुके थे। इसके अलावा अब अगर हम यहाँ पर बात करें B को, ये क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। और इसकी अगर हम बात करें मात्रक, तो मात्रक के बारे में हम बात कर चुके, वो क्या रहता है? टेस्ला। इसका मात्रक क्या कहलाता है? टेस्ला। और वीमा के बारे में भी हम बातें कर चुके थे। तो यहाँ तक का जो था, उसके बाद हम आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और इससे एग्जाम में या तो न्यूमेरिकल या इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है। देखिए बच्चों, डेरिवेशन का मतलब क्या है कि सेम एज इट इज आपको याद रखना है, एक एक लाइन आपको याद रखनी है, चाहे वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो चाहे फॉर्मूला हो, उसको कंप्लीट याद रखना है। उसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेशन। ठीक है, अब देखिएगा बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है ना, यानी बायो-सावर्ट नियम। बायो-सावर्ट नियम क्या है कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये बायो और सावर्ट, ये दो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1820 में, कब? 1820 में 1820 में एक नियम दिया था जो क्या काम आता है? किसी भी चालक तार से विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने का काम आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये बायो-सावर्ट, उनके नाम के ऊपर क्या रखा गया है? इनका नाम बायो-सावर्ट, यानी किसी धारावाही तार द्वारा, धारावाही तार मतलब वह तार जिसके अंदर क्या हो? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे? धारावाही तार। यानी किसी धारावाही तार द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, बच्चों कल हमने बात की थी चुंबकीय क्षेत्र को हम B से लिखते हैं और यह सदिश राशि होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बायो-सावर्ट द्वारा नियम का प्रतिपादित किया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? बायो-सावर्ट नियम कहते हैं। यानी इसका मीन क्या हुआ कि किसी भी चालक तार जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उससे किसी बिंदु पर हमें जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं वो किसके नियम द्वारा करते हैं? बायो-सावर्ट नियम के द्वारा। अब देखिए बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है कि माना एक XY एक चालक तार है, मान लेते हैं ये जो रेड कलर से मैंने दिखा रखा है एक चालक तार है X से लेके और Y तक, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। यानी इस चालक तार के अंदर जो करंट है कितना प्रवाहित हो रहा है? I, विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। यानी पूरे चालक तार में एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है। माना तार के अल्पतांश DL के कारण, यानी अब हम क्या करते हैं, इस पूरे तार का एक छोटा सा पार्ट मान लेते हैं, छोटा सा हिस्सा है, इस हिस्से की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जिसको मैंने डार्क से यहाँ पे डार्क कर दिया है। हमने क्या मान लिया कि ये छोटा सा पार्ट मान लेते हैं इस तार का, जिसकी लंबाई कितनी मानी हमने? DL मानी है, यानी स्मॉल डिस्टेंस। अगर पूरे की लंबाई L है तो इस स्मॉल पार्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? DL। आपको पता है स्मॉल के लिए हम डिफ्रेंसिएशन से रिप्रेजेंट करते हैं, अवकलन से, यानी DL। तो मान लेते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे? अल्पतांश, ठीक है ना।
dl के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यानी इस स्मॉल लेंथ dl की वजह से r दूरी पर स्थित एक क्या है, बिंदु P है। ये वाला बिंदु कहाँ पर है, इस dl से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र यानी P का मान निकालना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिएगा, ये जो dl है इसको क्या बोलते हैं हम, धारा अल्पतांश ये भी बोलते हैं। यह क्या है, dl एक सदिश राशि होती है। ये ध्यान रखना कि ये जो dl है ये क्या है, सदिश राशि है और जिसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है। यानी इसमें देखो विद्युत धारा किधर से प्रवाहित हो रही है, x से लेके और y तक प्रवाहित हो रही है। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो dl है वो भी क्या होगा, x से y की तरफ होगा। यानी dl की डायरेक्शन भी किधर होगी, इस तरह से होगी। क्लियर। यानी जो dl है वो सदिश राशि है और उसकी दिशा हमेशा किधर होती है, विद्युत धारा की दिशा में। ठीक है। और हम मान लेते हैं कि जो अल्पतांश dl है, यानी ये जो dl है और r यानी जो दूरी है उनके बीच का कोण कितना मान लेते हैं हम, थीटा मान लेते हैं। ये कोण कितना है, थीटा। क्लियर। तो देखिएगा क्या है कि एक तार है, हमने एक्स वाई माना है, जिसके अंदर विद्युत धारा y से लेके और किधर प्रवाहित हो रही है, x की तरफ प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, एक छोटी लंबाई dl का एक पार्ट मानते हैं। ठीक है, एक छोटा टुकड़ा कंसीडर करते हैं इमेजिनरी। तो हम मान लेते हैं कि इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P स्थित है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, r, और इस dl और दूरी के बीच का ये जो कोण है वो कितना है, थीटा है। अब बायो-सावर्ट ने क्या बताया कि इस बिंदु P पर जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, 4 फैक्टर्स पे, यानी 4 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक है और वो कैसे निर्भर करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा, बायो-सावर्ट ने बताया कि किसी धारावाही अल्पांश dl के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, यानी इस dl के द्वारा इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है, वो किन किन कारणों पर निर्भर करता है। उसके अंदर पहला कारण क्या है, चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी उस तार में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, हमने कितना माना है, I, उसके क्या होता है, समानुपाती। ये चिन्ह किसका होता है, समानुपाती का। यानी जो dB है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र है। dB किसको दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके समानुपाती होता है, विद्युत धारा के। यानी उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती। इसका मीन क्या हुआ बच्चों, समानुपाती मतलब अगर हम धारा का मान बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। अगर हम धारा का मान को कम कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका मतलब होता है समानुपाती। यानी एक को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा या घटेगा। दूसरा किस पर निर्भर करता है, अल्पांश यानी dl की लंबाई पर निर्भर करता है। उस dl जो हमने माना है अल्पांश, छोटा टुकड़ा, उसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है। यानी अगर आप जितना बड़ा टुकड़ा लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। समानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। तीसरा देखिएगा, dl तथा r के मध्य कोण के साइन के समानुपाती। साइन को हिंदी में बच्चों बोलते हैं ज्या। क्या बोलते हैं, ज्या। इंग्लिश में साइन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिएगा किसके समानुपाती होता है, अगर हम थर्ड की बात करें तो कि dl तथा r के मध्य जो कोण होता है उसके साइन, यानी ये जो dl और r के बीच का कोण कितना है, थीटा, तो थीटा का क्या, साइन, यानी साइन थीटा के समानुपाती होता है। देखिएगा, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, थर्ड इक्वेशन। फोर्थ देखिएगा, अल्पांश dl से विद्युत P
अल्पांश dl से बिंदु P के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती, ये ध्यान देना है, वर्ग मतलब r का स्क्वायर के व्यतक्रमानुपाती मतलब 1/r²। समानुपाती तो 1 में नहीं आता है, लेकिन व्यतक्रमानुपाती मतलब उल्टा। तो चौथा किस पर निर्भर करता है कि इस बिंदु से और ये बिंदु P है उनके बीच की ये जो दूरी है r, इसके स्क्वायर के व्यतक्रमानुपाती यानी 1/r²। तो यहाँ से चार चीज़ों पे, चार कारणों पर डिपेंड, एक कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण और चौथा कारण, इन चारों कारणों पर क्या होता है, ये निर्भर करता है। तो हम इन चारों इक्वेशन को एक साथ लिख सकते हैं। ये हमने एक साथ लिख दिया कि जो dB है वो किसके समानुपाती हो गया, करंट के अल्पांश dl के साइन थीटा के तो समानुपाती है, लेकिन जो दूरी है उसके व्यतक्रमानुपाती होता है यानी 1/r²। ठीक है, या dB बराबर, देखो आपको पता है जब भी ये समानुपाती चिन्ह हटता है, जहां कहीं भी समानुपाती चिन्ह हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट यानी एक ही अचर आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो अचर है वो क्या है, μ0/4π, μ0/4π आई dl साइन थीटा अपॉन r²। यानी अल्फा जब हटा, समानुपाती चिन्ह हटा, तो यहाँ पर एक नियतांक आ गया जिसको क्या बोलते हैं हम, चुंबकीयशीलता। ठीक है ना, या चुंबकीय परागम्यता भी कहते हैं। ठीक है ना, तो आपसे देखिएगा, तो यहाँ पर जो μ0/4π है ये क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान कितना होता है, 10⁻⁻⁷। ये आपको ध्यान रखना है। देखो आपने कूलाम नियम में पढ़ा था कि 1/4πε0 ये भी एक नियतांक होता है और इसका मान आपको याद होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये भी एक नियतांक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये क्या है कि नियतांक है जिसका मान कितना है, 10⁻⁷। क्लियर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर जो μ0 है उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीयशीलता या चुंबकीय परागम्यता यानी मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो ये क्या होता है, बायो सावर्ट का नियम का सूत्र होता है μ0/4π आई dl साइन थीटा/r²। अगर इसका बच्चों आपसे पूछा जाता है मात्रक क्या होगा, तो आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र तो है ये, इसका मात्रक क्या होगा, टेस्ला टी। अब हम इसको सदिश रूप में लिखते हैं। बायो सावर्ट के नियम को अगर हम सदिश रूप में लिखें तो वो कैसे लिखा जाएगा, देखिएगा भाई आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो हमने यहाँ पर सदिश लगा दिया। μ0/4π ये क्या है, μ0/4π एक अचर राशि है, नियतांक है, तो ये तो सदिश या अदिश हो नहीं सकता। आई भी क्या होता है, अदिश राशि। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो dl है इसकी जगह हम क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर रख लेते हैं यानी एकांक सदिश रख लेते हैं। आपको 11th क्लास में मैंने बताया था एकांक सदिश क्या होता है, वह सदिश जिसकी इकाई कितनी हो, एक हो, यानी जिसका परिमाण एक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। यानी आपने ऊपर एकांक सदिश से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है एकांक सदिश का जो मान होता है वो कितना होता है, सदिश बटे उसका परिमाण। ठीक है, तो हम इस r कैप की जगह क्या रखेंगे, r/r रखेंगे। तो ये r² तो पहले ही है और अब कितना हो गया, r³। और आपको पता है कि साइन थीटा कहाँ गया, ये जब दो सदिश का गुणनफल भी अगर सदिश राशि होती है, ध्यान से सुनिए, जब दो सदिश राशियों का गुणनफल भी एक सदिश राशि होती है तो यहाँ पर क्या आता है, क्रॉस आता है और साइन थीटा हट जाता है। अगर दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि होती है तो हमेशा डॉट आता है, ये ध्यान रखना है आपको। और फिर कोस थीटा 11th क्लास में बताया था हमने। अब देखिएगा, यानी आपको पता है कि जो बायो सावर्ट लॉ से यानी जो dB का मान आया है वो कितना आ गया आपके पास, μ0/4π आई dl
साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये क्या होता है, बायो-सावर्ट लॉ का नियम का मैथमेटिकल यानी गणितीय सूत्र। अब विभिन्न स्थितियां, पहली स्थिति क्या है, यदि बिंदु P धारा चालक पर स्थित हो, यानी ये जो बिंदु P है इधर साइड में ना होके कहाँ पर है, मान लेते हैं इस तार के ऊपर ही है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे की ओर भी हो सकता है तो तार पे ही, यानी अगर थीटा का मान ये ऊपर की ओर होगा इधर तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, अगर नीचे की ओर होगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, अगर इस तार के ऊपर ही आता है। देखो इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये तार है, ठीक है, अगर बिंदु P यहां पर है तो ये कोण कितना होगा थीटा। अगर बिंदु P को मैं यहां पे लिख देता हूं तो देखो इधर ही dl है, ये dl हो गया और इधर ही P है, तो दोनों के बीच कोण कितना हो गया 0 डिग्री। अगर मैं इस बिंदु P को यहाँ पे रख देता हूँ इस तार के इस बिंदु पर, तो देखो dl की दिशा किधर है इस तरह और P की दिशा किधर है इस दिशा में, तो ये पूरा कोण कितना हो गया 180 डिग्री। यानी जब थीटा 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होगा, इसका मतलब वो कहाँ पे होगा, तार के ऊपर ही होगा। तो यहाँ से यदि बिंदु P तार पर स्थित है तो आपको पता है थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री, और आपको पता है साइन 0 या साइन 180 कितना होता है 0 हो जाता है, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा 0। यानी किसी भी धारावाही तार के ऊपर यानी उसके अक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि चालक तार के लंबवत है, यानी ये जो बिंदु P है ये थीटा पे ना होकर इस दिशा में बिल्कुल लंबवत। अब देखो ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, बिल्कुल अगर ऐसे होगा और ये तार हो गया तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो उस केस में इस साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1, तो dB कितना आ जाएगा μ0/4 पाई IDL/r स्क्वायर, और ये उस टाइम क्या होता है अधिकतम होता है, कितना होता है अधिकतम। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम इसी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चुंबकीय बल की जो दिशा होती है या चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उसको हम ज्ञात करने के नियम के बारे में पढ़ेंगे। आप देखिएगा आपकी बुक का जो 7th चैप्टर है उसको एक बार आप पढ़ने से पहले, जैसे मैंने आपको टॉपिक बता दिया कल का कि चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम, तो आप एक बार उनको पढ़ा करें, ठीक है। अगर 10% भी थोड़ा याद होता है तो जैसे मैं समझाता हूँ यहाँ पर नोट्स में देता हूँ तो आपको वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए, बुक नहीं है तो आप बुक मार्केट से परचेज कर लीजिए, ठीक है ना। तो अभी साथ साथ पढ़ते रहें, इससे क्या होगा आपको इजी रहेगा समझने में भी और लगातार क्या होगा आपके लिए बेनिफिट भी रहेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।